विदाई का समय आ गया था। जिया के लिए एक शानदार कार सजाई गई थी, जबकि उसकी सौतेली बहन पलक को एक पुरानी बैलगाड़ी में विदा किया जा रहा था, जिसकी कोई साज सजावट भी नहीं थी। अम्मा, मैं जा रही हूँ, आशीर्वाद दीजिए। हाँ हाँ जल्दी जा। इतना टाइम किसके पास है? जिया की रस्में भी निभानी है। मैं बस एक बार बाबूजी से। अरे बाबूजी बिजी है, अपनी असली बेटी की विदाई में है वो। तू चल, तेरी किस्मत यहीं तक थी। 6 महीने पहले सूरज प्रकाश चौधरी के घर में 2 शादियों की तैयारियां चल रही थी। उनकी सगी बेटी जिया और सौतेली बेटी पलक, दोनों की शादी 1 महीने में तय हुई थी। सविता ने जिया को घर का सबसे बड़ा कमरा दिया हुआ था, जबकि पलक को घर के बाहर का एक छोटा सा कमरा। देखो सविता, दोनों बेटियों की शादी 1 ही महीने में है। सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। हाँ जी, जिया के लिए मैंने बहुत सारे लहंगे देखे हैं, पर पलक के लिए वैसे भी उसकी शादी एक किसान से हो रही है, ज्यादा खर्चा करने की क्या जरूरत है। पलक भी हमारी बेटी है सविता, उसकी शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अरे वाह, जब पलक की माँ मर गई तो हमारी जिम्मेदारी हो गई। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है उसे पालने में। पलक रसोई में चुपचाप काम कर रही थी। उसने ये सब कुछ सुन लिया था, पर वो कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, मगर वो अपनी भावनाओं को दबाए हुए थी। अरे पलक दी, आपने मेरा गुलाबी लहंगा देखा है? माँ कह रही है कि आपने कहीं रख दिया। नहीं जिया, मैंने नहीं देखा, शायद तुम्हारे कमरे में ही होगा। वैसे दीदी, आपकी शादी तो बैलगाड़ी वाले मनोज से हो रही है ना? आप दोनों गांव में बैल चराओगे और मैं अपने राजकुमार के साथ बड़े शहर में रहूंगी। वाह, क्या लाइफ होगी। हर किसी की अपनी किस्मत है जिया। तुम्हारे नसीब में जो है वो तुम्हें मिलेगा, और मेरे नसीब में जो है वो मुझे। शादी की तैयारियों में जिया के लिए लाखों रुपए का खर्चा किया जा रहा था, जबकि पलक के लिए बस औपचारिकता निभाई जा रही थी। एक दिन पलक अपने होने वाले पति मनोज से मिलने गई। अरे पलक जी, आप अचानक से कैसे आना हुआ आपका? आइए आइए। नमस्ते जी, आप ठीक है? हाँ हम ठीक हैं, और हम ना थोड़ा काम में व्यस्त थे, लेकिन आप आ गए ना तो काम बाद में देख लेंगे। वैसे हम कुछ कहना चाहते थे आपसे। देखिए, हम जानते हैं आपको एक अच्छा पति चाहिए होगा, क्योंकि आप पढ़ी लिखी हो, इतनी होनहार हो, और हम अनपढ़ गवार एक जाहिल से, छोटे से साधारण से किसान, खेती बाड़ी कर कर ही हमारा गुजारा होता है। हमको लगता है हम आपके लायक नहीं हैं। ऐसा मत कहिए, मुझे आपके साथ कोई परेशानी नहीं है। मैं तो खुश हूँ कि मेरी शादी एक ईमानदार इंसान से हो रही है। सच्ची पलक जी? अरे आप तो बहुत अच्छी हैं। हम आपसे वादा करते हैं पलक जी, हम आपको कभी दुख नहीं देंगे और कोनो दुख वाला बात बोलेंगे भी नहीं। अब तो हम अपने खेत में और ज्यादा मेहनत करेंगे, जिसके कारण हम पैसा कमा कर आपको दुनिया की सारी खुशियाँ ला कर दे सके। घर लौटते समय पलक सोच रही थी कि शायद उसकी किस्मत इतनी बुरी नहीं है। उसे एक अच्छा इंसान मिला है जो उसकी कद्र करता है। कहाँ गई थी तू? शादी से पहले ही मिलने जुलने लगी, बड़ी बेशर्म है। अम्मा, मैं बस उनसे मिलने गई थी। अब तो तेरी शादी होने ही वाली है, फिर भी तेरे संस्कार नहीं सुधरे। देख ले, अपनी बहन से सीख कुछ, कितनी शरीफ है ये। उसी समय एक कार घर के बाहर रुकती है, जिससे जिया निकलती है। वो अपने होने वाले पति विक्रम से मिलने गई थी और सभी को बाय बाय करके अपने कमरे में चली जाती है। इससे पहले कि पलक कुछ कहती, सूरज दरवाजे से ये सब कुछ खड़ा देख रहा होता है। सविता, ये क्या तरीका है? पलक के साथ ऐसा व्यवहार? आपको तो बस यही अच्छी लगती है, हमारी बेटी की परवाह ही नहीं है आपको। ये कहकर सविता वहां से चली जाती है। शादी की तिथि अब नजदीक आ चुकी थी। जिया के लिए पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था, जबकि पलक की शादी के लिए बस उसके कमरे को, वो भी थोड़ा सा साधारण सा। डार्लिंग, मैंने न्यूयॉर्क से तुम्हारे लिए एक डिजाइनर लहंगा मंगवाया है और हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड के टिकट्स बुक कर दिए हैं। ओह माय गॉड, आई लव यू बेबी, तुम कितने अच्छे हो। दूसरी ओर पलक अपने कमरे में चुपचाप अपना पुराना सूट सिल रही थी, जो उसकी शादी के लिए था। पलक जी, हमने आपके लिए एक छोटा सा तोहफा भेजा है, कुछ खास है उसमें, देख लीजिएगा, हमारी तरफ से है। देखिए, अगर आपको पसंद आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर पसंद नहीं आया ना तो क्या बोलते हैं वो अंग्रेजी में, सारी, उसके लिए हमको माफ कर देना। ये तो बहुत सुंदर है, आपने मेरे लिए इतना सोचा, ये बहुत बड़ी बात है।
अरे वो सुंदर नहीं है, आपकी आंखें सुंदर है। जो आपको एक साधारण सी चूड़िया भी सुंदर लगी। हम आपको पाकर बहुत खुश हैं। अब तो भगवान से यही प्रार्थना होगी कि हर जन्म में आप ही हमको मिले। शादी के दिन जैसे जैसे नजदीक आते गए, सूरज अपनी बेटी पलक के प्रति अधिक चिंतित हो गए। वो चाहते थे कि उसकी विदाई भी अच्छे से हो। देखो, मैंने पलक के लिए भी अच्छे गहने और कपड़े खरीदे हैं। उसकी विदाई भी अच्छे से करेंगे। हद कर रखी है, इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, उस पर वो भी। हमारी जिया को शादी के बाद कौन देखेगा? दोनों मेरी बेटियां हैं और मैं दोनों के लिए बराबर खर्चा करूंगा। शादी का दिन आ गया। जिया की शादी की सारी रस्में बड़ी धूमधाम से हो रही थी। दूसरी ओर पलक की रस्में बिल्कुल सादगी से हो रही थी। विदाई का समय आ गया था। जिया के लिए एक शानदार कार सजाई गई थी, जबकि उसकी सौतेली बहन पलक को एक पुरानी बैलगाड़ी में विदा किया जा रहा था, जिसकी कोई साज सजावट भी नहीं थी। अम्मा मैं जा रही हूँ, आशीर्वाद दीजिए। हाँ हाँ जल्दी जा, इतना टाइम किसके पास है? जिया की रस्में भी निभानी है। मैं तो बस एक बार बाबूजी से। अरे बाबूजी बिजी है, अपनी असली बेटी की विदाई में है वो। तू चल, तेरी किस्मत यहीं तक थी। तभी सूरज वहाँ पर आता है। बाबूजी मैं जा रही हूँ। बेटी, तुझे कभी कोई कमी नहीं होगी। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। ये लो, तेरे और मनोज के लिए एक छोटा सा उपहार है। पलक ने लिफाफा खोला तो उसमें एक चाबी थी और एक छोटा नोट। तुम्हारे और मनोज के लिए एक नई शुरुआत के लिए एक छोटा सा मकान और खेत के कागजात। तुम दोनों पर मुझे पूरा भरोसा है। बाबूजी आपका शुक्रिया। इसके बाद पलक की बैलगाड़ी में विदाई हो जाती है। हद है, उसे इतना दिया जा रहा है और हमारी बेटी को। कुछ समय बाद जिया की विदाई हो जाती है और वो गाड़ी से बोलती है, बाय बाय एवरीवन, मिस मी। दोनों बहनें अपने अपने रास्ते चली जाती हैं। कुछ समय बाद पलक और मनोज ने अपनी मेहनत से खेत को आगे बढ़ाया। उन्होंने एक जैविक खेती का व्यवसाय शुरू किया, जो बहुत सफल हुआ। आज वो गांव के सबसे सम्मानित और सफल लोगों में गिने जाते हैं। अरे पलक जी, अरे देखिए जरा, हमारी मेहनत सफल हो गई। आज हम पूरे राज्य में मशहूर हो गए। अरे हमने जो खेती का काम चालू किया था ना, बहुत सफल रहा। अरे आपको पता है, हमारी उपज पूरे शहर में मशहूर हो गई। ये सब आपकी मेहनत और लगन का नतीजा है। एक दिन वो किसी काम से बाजार में जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें जिया दिखाई देती है, जो बहुत ही परेशान लग रही थी। अरे दी, आप यहाँ कैसे? और आप रो क्यों रही हो? विक्रम ने मुझे छोड़ दिया। वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? आओ जिया, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, वो भी तुम्हारा ही घर है। ए पलक जी, एक बात कहें, आपका दिल ना सच्ची बहुत बड़ा है। अरे वो आपके साथ इतना गलत की, इतना गंदा बर्ताव की, लेकिन आपने तो एक झटके में माफ कर दिया अपनी बहन को। रिश्ते माफी और प्यार से ही चलते हैं मनोज जी। जिंदगी ने हमें सिखाया है कि अमीरी दिखावे में नहीं, बल्कि दिल में होनी चाहिए। सभी पलक के घर जाते हैं। कुछ समय बाद सूरज और सविता भी आते हैं। सविता शर्मिंदा होकर पलक से माफी मांगती है। पलक, मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा बहुत बुरा व्यवहार किया। अम्मा, ये सब पीछे छूट गया। आज भी हम एक परिवार हैं और यही मायने रखता है। जीवन में सच्ची सफलता पैसों से नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और प्यार से आती है। पलक की बैलगाड़ी वाली विदाई ने उसे जीवन का सबसे बड़ा सबक दिया, जिसे उसने अपनी सफलता की सीढ़ी बना लिया। राधा अपनी बहू कोयल के साथ बाजार जाती है, जहां वो देखती है कि हर तरफ बहुत सारे फल फ्रूट आए हुए हैं। कई सारी दुकानें तो बहुत ही ज्यादा सजी हुई हैं। साथ ही बाजार में कई तरह के लैंप और काफी सारी सजावट की चीजें रखी हुई हैं। ये सब देखकर कोयल अपनी सास से बोलती है, माँ जी, ये बाजार में इतना सारा साज सजावट का सामान क्यों लगा हुआ है? और इतने सारे फल फ्रूट, कई फल तो ऐसे हैं जो पहले कभी बाजार में मैंने देखे ही नहीं। अरे वो त्योहार आ रहा है ना। कौन सा त्योहार माँ जी? दिवाली आ रही है क्या? साल में अब 2 बार दिवाली मनाया करेंगे क्या? अरे दिवाली नहीं बेटा, ईद आ रही है, उसी की तैयारी चल रही है। अच्छा, तो ये ईद की तैयारी चल रही है। हाँ बहू, तभी तो बाजारों में इतने सारे फल फ्रूट आए हुए हैं और ये सजावट का इतना सामान भी बिक रहा है। फिर तो हमारे सामने वाले जो जुनेद अंकल हैं, वो भी साज सजावट का सामान ले रहे होंगे। आखिर उनका भी तो सबसे बड़ा त्योहार है ये। हाँ बहू, क्यों नहीं लेंगे, हर कोई अपना त्योहार बहुत अच्छे से मनाता है। माँ जी, इस बार उनके साथ साथ हम भी अपने घर को सजाएंगे।
कितना अच्छा लगेगा ना, ये सुंदर सुंदर लैंप टांगेंगे हम भी। बहू, ईद आई है, दिवाली थोड़ी ना जो हम सब ये सब कुछ करेंगे। अरे तो क्या हुआ माँ जी, हम सभी को ना सभी के त्योहारों को मिलकर मनाना चाहिए। उनकी भी खुशी दुगनी हो जाएगी और हमें भी कुछ अच्छा देखने को मिल जाएगा भला। अच्छा चल फिर ठीक है, जाकर तेरे जुनैद अंकल से बात करेंगे, फिर देखते हैं वो क्या कहते हैं। क्या पता हमारा उनके त्योहारों में आना उन्हें पसंद ना हो। ऐसे ही दोनों सास बहू अपनी शॉपिंग खत्म करके बाजार से घर आती हैं, जिसके बाद दोनों आराम से बैठकर चाय पीती हैं। इसके बाद अपने सामने वाले पड़ोसी जुनैद अंकल के घर जाती हैं। जुनैद अपनी बेगम फातिमा और एक बेटी रुबीना के साथ रहा करता था। तीनों स्वभाव के बड़े अच्छे थे। राधा और कोयल अक्सर ही उनके घर आया जाया करते थे। तभी जुनैद राधा और कोयल को देखकर बोलते हैं, अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? अरे आइए आइए, आप लोग बैठिए। आप तो बाजार गई थी ना, कब वापस आई? बस थोड़ी देर पहले ही आई। हम आपसे यहाँ कुछ बात करने के लिए आए हैं। बात? कैसी बात? बताइए, सब कुछ खैरियत तो है ना? जी, सब खुश खैरियत है, बस हमें आप लोगों से परमिशन चाहिए थी। कैसी परमिशन भाभी जान? हमने इस बार आपकी ईद का हिस्सा बनना चाहा है। हम चाहते हैं कि जैसे आप अपना घर सजाते हैं, पूरी गली को सजा दें। जी, आप लोगों का ख्याल तो बहुत ही उम्दा है, लेकिन हमें नहीं लगता कि बाकी के लोग इसके लिए मानेंगे। बाकियों से क्या मतलब है, आप और मैं राजी है ना, तो फिर हम मिलकर सजाते हैं। फिर तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो कब से चाहती हूँ कि पूरा मोहल्ला एक साथ मिलकर ईद मनाए। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ईद मनाई जा रही है कि दिवाली मनाई जा रही है। बिल्कुल, आतिशबाजी भी करेंगे और दावत भी करेंगे। यह तो बड़ी खुशी की बात है। आपको परमिशन मांगने की क्या जरूरत है? आप तो पहले से ही हमारी खुशियों में शामिल होती आई हैं, तो इस खुशी में क्यों नहीं होंगी? हमें लगा कि फिर भी एक बार हमें आपसे पूछ लेना चाहिए, इसलिए हम दोनों आ गए आपके पास। आप बस तैयारियां शुरू कीजिए, बाकी मैं, अम्मी और अब्बू हम तीनों आपके साथ हैं। रोशनी से जगमगा देंगे अपनी गली को एकदम। जुनैद के परिवार वालों की बातें सुनकर राधा और कोयल बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अगले ही दिन रुबीना राधा और कोयल के साथ मिलकर दिवाली की तरह पूरी गली में लाइट लगा देती है। शाम को जैसे ही सारी लाइट ऑन होती है, पूरी गली जगमग रोशनी से भर जाती है। हवा के साथ लड़ियों में टंगे हुए चांद सितारे हिलने लगते हैं। सभी लोग ये सजावट देखकर बहुत खुश होते हैं और तभी पड़ोस में रहने वाली एक सरला नाम की औरत, जो बहुत ही ज्यादा भेदभाव करने वाली औरत थी, ये सब कुछ देखकर बोलती है, ये सब क्या हो रहा है? अरे अकल पे पत्थर पड़ गए हैं क्या जो ये सब कर रहे हो? क्या हुआ आंटी जी, ऐसे क्यों कह रही हैं आप? अरे मैं मानती हूँ कि लड़की आज के जमाने की है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है किसी के त्योहार को बनाने के लिए अपने गली मोहल्ले और घर को सजाती फिरे। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ईद तो सबका त्योहार होता है, इस पर किसी का नाम थोड़ी लिखा है। ये सबका नहीं, सिर्फ तुम्हारा फेस्टिवल है और ये तुम्हें ही बनाना चाहिए। पता नहीं क्यों कोयल और राधा को हुआ क्या है, तुम्हारे ईद वाले त्योहार में जबरदस्ती घुसी जा रही हैं। सरला, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे इतने सालों से भाईजान का परिवार हमारे पड़ोसी हैं। अगर एक बार भी हम उनके साथ ईद मना लेंगे तो क्या हो जाएगा? अरे मनाना है ना तो दीपावली बनाओ, होली बनाओ, ये ईद वीद क्या बना रही हो तुम दोनों की दोनों? और तो और इतनी ज्यादा रोशनी फैला रखी ना तुम दोनों ने। अरे क्या मिल जाएगा तुम दोनों को इससे? सजावट तो ऐसे ही रहेगी। जिसके घर का हमें पानी पीना पसंद नहीं है, उसके घर की तुम दावत खाने के लिए जा रही हो। पागल तो नहीं हो गई हो ना? पूरा मोहल्ला, पता है तुम्हें, पूरा मोहल्ला तुम दोनों की बातें बनाएगा बस। करेगा तो करेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम क्यों बिना बात के दिक्कत पैदा कर रही हो? किसी की खुशियों में शामिल नहीं हो सकती ना आंटी जी, तो कम से कम बुरा मत बोलिए, आपके लिए ही बेहतर होगा। सरला मुंह बनाती हुई वहाँ से चली जाती है। दिन गुजरते जाते हैं। जहाँ एक तरफ जुनैद का परिवार ईद के आने की तैयारियों में लगा हुआ था, तो राधा और कोयल जहाँ उनका साथ दे रहे थे, वैसे ही कई सारे लोग इस ईद की दावत में शामिल होने के लिए कोयल और राधा के साथ जुड़ने जा रहे थे। ये सब होता देख सरला को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने ही जैसियों को भी भड़का देती है और लोगों के कान भरना शुरू करती है। ऐसे एक दिन जब जुनैद का परिवार आराम से बैठकर इफ्तियार कर रहा होता है, तभी सरला बहुत सारी औरतों के साथ उनके घर बाहर आती है और जोर जोर से बोलने लगती है, अरे बाहर निकलो सबके सब। तुम सब लोगों ने
पूरे मोहल्ले में गंदगी फैला रखी है। ना जाने क्या बना रखा तुमने। अब ना तुम लोगों की मनमानी जो भी है ना, अब नहीं चलेगी हम पर। अरे सरला, तुम अपनी ये पूरी क्रिकेट टीम के साथ यहाँ क्या कर रही हो? अरे तुम लोगों की मनमानी ना बहुत हो गई है, तभी मैं इन सबको लेके आई हूँ। क्योंकि ना अब तुम्हारी मनमानी जो है ना, अब नहीं चलेगी हम पर। आपको जो भी कहना है ना बाद में आना, अभी उनकी इफ्तारी का समय चल रहा है, उनको परेशान मत कीजिए। मुझे किसी के इफ्तार से कोई मतलब नहीं है। सरला काफी देर तक यूं ही जुनैद के घर के बाहर चिल्लाती है, जिसके बाद जुनैद अपने परिवार समेत बाहर आता है। तभी रुमीना बोलती है, आंटी क्या हुआ, आप चिल्ला क्यों रहे हो? ये जो लाइटें वाइटें लगा रखी ना तुम सबने, और ये सारी चीजें सारी की सारी हटाओ यहाँ से अभी के अभी। ये सब ना यहाँ नहीं चलेगा, चलो यहाँ से। पर क्यों नहीं चलेगा? हमारा त्योहार है, सब लोगों को अपना त्योहार मनाने का हक होता है। अरे आपको है, लेकिन ये लोग जबरदस्ती क्यों घुस रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ईद आपकी है, लेकिन ये सब क्यों बना रहे हैं? आंटी जी, आप फिर से वही बातों को लेकर बैठ गई हैं। जो कि इस मोहल्ले में अभी तक नहीं हुआ है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, ये सब लोग इनके साइड क्यों ले रहे हैं? पता नहीं इन सब लोगों ने इन पर जादू टोना तो नहीं कर दिया है। अरे कब तक आप ऐसे भेदभाव करती रहोगी? चली जाइए यहाँ से। जो सजावट हुई है वो वैसे की वैसी ही रहेगी। सरला पूरे जोर लगाकर जोर जबरदस्ती से कोयला राधो को अपनी तरफ करने की कोशिश करती है, लेकिन सरला पूरी तरीके से नाकामयाब हो जाती है। साथ ही अपने साथ लाई हुई औरतों के साथियों से वापस लौटना पड़ता है और उनके जाते ही फातिमा बोलती है, हमें लगता है कि आप लोगों को हमारे साथ ईद में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे कारण आपका बाकियों से रिश्ता खराब हो जाए। कोई रिश्ता खराब नहीं हो रहा आंटी जी। अरे ईद हो या दिवाली, सबका बराबर है। और नहीं तो क्या, अगर हम शुरुआत नहीं करेंगे तो और शुरुआत करेगा कौन? जी हम तो बच्चों की बात से सहमत है। अगर आज हम अपने आप को बदलेंगे नहीं और इस भेदभाव को नहीं मिटाएंगे, तो आने वाले समय में ये भेदभाव चलता रहेगा। और आज नहीं तो कल ये परंपरा, पुराने रीति रिवाज, ये तो खत्म होनी ही है। कल करे सो आज करे। अगर हम एक दूसरे को अपना लेंगे, एक दूसरे को सम्मान देंगे, एक दूसरे को अपना मान लेंगे, तो क्या दिक्कत हो जाएगी? हर मुश्किल में हम पूरे मोहल्ले वाले एक साथ खड़े रहते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। और हम आपके त्योहारों में आपके साथ जश्न मनाते हैं। तो हमारे त्योहार में अगर आप जश्न मना लोगे तो क्या ही दिक्कत हो जाएगी? और मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, चाहे कोई कुछ भी कहे। हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। बिल्कुल, हम सब ईद मनाएंगे और बिल्कुल दिवाली की तरह मनाएंगे। किसी को खबर नहीं होगी ईद मना रहे हैं या दिवाली मना रहे हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। सरला बार बार ईद की सजावट को खराब करने की कोशिश करती, लेकिन हर बार वो बुरे तरीके से नाकामयाब हो जाती। ईद से ठीक एक रात पहले सभी लोग अपने घरों पर गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी सरला पास में बिजली के खंभे की तरफ जाती है और खुद से बोलती है, ईद और दीपावली ये सब लोग एक करना चाहते हैं ना। मैं बताऊंगी इनको ईद दीपावली एक कैसे होगी। ऐसी आग लगाऊंगी ना मैं इनकी ईद पर, सबके मुंह पर 12 बज जाएंगे। मुझसे पंगा लिया है ना इन्होंने, नतीजा तो भुगतना ही होगा। अरे दीपावली अलग है, ईद अलग है, इनको ये फर्क बताना ही पड़ेगा मुझे। इनकी अकल ना ठिकाने मुझे ही लगानी पड़ेगी लग रहा है। इतना कहकर सरला बिजली के तारों के साथ छेड़खानी करती है और चुपचाप घर आ जाती है। अगले दिन जुनैद का परिवार उठकर सबको ईद मुबारक बोलता है और सीधा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चला जाता है। घर पर रवीना और फातिमा मेहमानों के आने की तैयारियां करते हैं। राधा और कोयल भी इन दोनों की मदद करते हैं। शाम का वक्त होता है। जैसे ही रोशनी ऑन करने के लिए स्विच दबाया जाता है, एक जोर का धमाका होता है। सरला चिल्लाती हुई अपने घर से बाहर निकलती है। मदद करो मेरी, कोई मदद करो, मेरा पोता अंदर फंसा हुआ है। हमारे पूरे घर में बिजली का शॉर्ट सर्किट हो गया है। कोई तो बचाओ मेरे बच्चे को, मेरे पोता की मदद करो कोई। आवाज सुनते ही जुनैद जल्दी से सरला के घर जाता है, जहाँ जगह जगह बिजली के धमाके हो रहे थे। बिना अपनी जान की परवाह किए जुनैद सरला के पोते को सही सलामत वहाँ से बचाकर ले आता है। तभी सरला के घर में एक और जोर का धमाका होता है और पूरे मोहल्ले की लाइट चली जाती है। तभी जुनैद बोलता है, आप ठीक तो है ना? और आपका पोता
वो तो ठीक है ना अब? एक मर्तबा देख लीजिए इसे। ये तो ठीक है, लेकिन ये सब के सब जो भी चीज थी ना, वो मेरी ही गलती थी लगता है। मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा, तो देखो मेरे साथ ही गलत हो गया। जैसे करनी होती है ना, वैसे भरनी भी होती है। ये आप क्या कह रहे हो आंटी जी? सच कह रही हूँ मैं। ये जो कुछ भी हुआ ना, ये सब मेरी ही गलती है, मेरी वजह से हुआ ये सब कुछ। इतना कहकर सरला रात की गई अपनी सारी हरकतें सबके सामने बताती है, जिसे सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। और सरला बोलती है, मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये सब के सब जो भी हुआ है वो मेरी ही गलती है। लेकिन अगर आज के दिन जुनैद भाईजान घर पे नहीं होते और मेरे घर पे जो आग लगी थी वहाँ पर नहीं जाते, तो मेरा घर लगता है बर्बाद ही हो जाता, मेरा पौधा जलकर मर ही जाता। ये सब के सब मेरी ही गलती है। मेरे पौधे के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, और आज के दिन, वो भी ईद के दिन, पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूब गया। जी कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब पुरानी बातों के लिए क्या शिकवा करना। हम सब एक साथ हैं और एक साथ खुशियां मनाएंगे, उससे बेहतर क्या ही होगा। जुनैद इतना बोलता है कि तभी मोहल्ले की लाइट आ जाती है। चारों तरफ सजावट वाली रोशनी फैल जाती है और राधा बोलती है, लाइट भी आ गई। बेटा, सरला आंटी को अंदर लेके जाओ और ईद की दावत के लिए तैयार करके ले आओ बाहर। और हमें सबके साथ ईद मुबारक भी तो बोलना है ना। कोयल सरला को जल्दी से अपने साथ घर के अंदर लाती है और अच्छे से तैयार करके बाहर ले आती है, जिसके बाद सरला खुशी खुशी सबके साथ ईद की दावत में शामिल होती है। पूरे मोहल्ले के लोग मिलकर खूब आतिशबाजी करते हैं। जुनैद का परिवार सभी लोगों को मिठाइयाँ खिलाता है और गले मिलकर सब लोग ईद मुबारक बोलते हैं। कोयल और राधा की एक छोटी सी कोशिश से पूरे मोहल्ले में ईद का रंग रंग जाता है। आसपास के मोहल्ले वाले भी अपनी गलतफहमी जो शिकार हो गए थे वो भी उसे दूर कर लेते हैं, और सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ईद आई है या फिर साल की दूसरी दिवाली। तभी फातिमा और रुबीना राधा और कोयल के पास जाते हैं और बोलते हैं, आपकी बदौलत हमारी ये ईद बहुत यादगार बन गई है। सच में भाभी जान, आपकी एक छोटी सी कोशिश ने ही हम सबको एक कर दिया। आज ना किसी को अपने धर्म का ख्याल है और ना किसी बात का, सब मिलकर ईद मना रहे हैं। यही तो खासियत होती है कि सारे त्योहार मिलकर मनाने चाहिए। बिल्कुल सही, त्योहार कोई सा भी हो, हम मुसलमान का ईद हो, हिंदू की दिवाली हो, हम सबको एक साथ मनाना चाहिए। हम लोग एक दूसरे को अपना मानते हैं, साथ में घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब बात त्योहार की आती है तो हम लोग एक दूसरे से अलग क्यों हो जाते हैं? क्यों एक दूसरे का साथ नहीं देते? आखिर ऐसा क्यों? आज हमारी एकता बस इस मोहल्ले तक सीमित ना रहे। आज हमारे कुछ करने से हमारा मोहल्ला बदला है, कल पूरी दुनिया बदलेगी। अगर हम सब एक साथ रहे तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो चाहे ईसाई, हम सब है भाई, और इस बात को हमें समझना चाहिए। हर दिन अगर हम खुशियाँ एक साथ मनाएं तो हर दिन दिवाली और हर दिन ईद मनाई जाएगी। और इस तरह सभी लोग अपने दिलों से भेदभाव के भाव को मिटाकर आने वाले त्योहारों को खुशी खुशी मनाते हैं। लीला के घर में कभी शांति नहीं रहती थी। उसकी पांचों बहुएं हमेशा ही एक दूसरे से लड़ती रहती थीं। एक दिन लीला अपने कमरे में आंखें बंद किए बैठी जाप कर रही थी। तभी उसे अपनी बहुओं के लड़ने की आवाज सुनाई देती है। भगवान ही जाने कौन सी मनहूस घड़ी में इन पांचों को अपने घर बहू बना कर लाई। जब देखो जानवरों की तरह लड़ती ही रहती हैं, शांति से पूजा पाठ भी नहीं करने देती हैं। पूरा दिन इन्हीं की लड़ाई सुलझाती रहती हूँ बस। क्यों तुम पांचों आपस में लड़ रही हो? कभी मुझे घर में शांति देखने को मिलेगी या नहीं? अपनी सास को देखकर उसकी पांचों बहुएं, बड़ी बहू अनीता, दूसरी बहू रानी, तीसरी बहू कीर्ति, चौथी बहू पायल और पांचवी बहू निधि लड़ाई बंद करके पीछे हट जाती हैं। माँ जी, ये लोग मुझसे लड़ रही हैं, मैंने कुछ नहीं किया। वाह जेठानी जी, माँ जी को देखते ही आपने तो अपना रंग ही बदल लिया। अभी तक तो सबसे ज्यादा आप ही लड़ रही थी ना? सही बोला आपने जेठानी जी। पहले बड़ी जेठानी ने लड़ाई शुरू की थी, हम तो बाद में आए थे। अरे ये तो मुझे भी दिखाई दे रहा है कि तुम पांचों आपस में कटी मरी जा रही हो, लेकिन लड़ने की कोई वजह तो होगी ना। बिना किसी बात के तो तुम सब लड़ोगी नहीं। माँ जी,
ये लड़ने की वजह ये हीटर है। हम सब इस हीटर की वजह से लड़ रहे हैं। वो बड़ी जेठानी हमें हीटर नहीं दे रही थी। हम सब अभी अभी नहा कर आए थे, हमें ठंड लग रही थी। तुम पांचों का ये ड्रामा रोज का हो गया है। सुबह हो या शाम तुम पांचों हमेशा लड़ती ही रहती हो। जिस दिन मेरा दिमाग खराब हुआ ना, मैं इस हीटर को ही उठाकर बाहर फेंक दूंगी। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत करना, वरना हमसे तो कोई काम ही नहीं होगा, क्योंकि इतनी ठंड में हमारे हाथ पैर एक काम नहीं करेंगे। हाँ हाँ, तुम पांचों तो कागज की बनी हो ना, जो ठंडे पानी में जाते ही गल जाओगी। इस हीटर की लड़ाई छोड़कर जाकर अपने अपने काम करो। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। लीला अपनी पांचों बहुओं को बड़बड़ाकर वहाँ से चली जाती है। अपनी सास के डर से पांचों भी अपने अपने कामों में लग जाती हैं। दिन गुजरते हैं, लेकिन उन पांचों की हीटर को लेकर लड़ाई कम नहीं होती। एक दिन पांचों हीटर चलाकर एक साथ बैठकर टीवी देख रही होती हैं और लीला बैठी खाना खा रही होती है। पांचों एक दूसरे को धक्का मार मार कर हीटर के आगे बैठने की कोशिश कर रही थी। तभी अनीता लास्ट में बैठी कीर्ति को इतनी जोर से धक्का मारती है कि उसका हाथ सीधा लीला की थाली पर लगता है और वो थाली समेत जमीन पर गिर जाती है। जेठानी जी क्या है? आपने मुझे धक्का क्यों मारा? तुम कितना झूठ बोलती हो देवरानी जी, मैंने कहाँ तुम्हें धक्का मारा? क्यों झूठ बोल रही हो जेठानी जी? सबसे पहले आप ही बैठी हो, आप ही ने मुझे धक्का मारा है, तभी मैं गिरी हूँ। मेरी तुमसे क्या दुश्मनी है जो मैं तुम्हें धक्का मारकर गिराने की कोशिश करूंगी? जेठानी जी, मैं इतनी बड़ी पागल नहीं हूँ जितना आप मुझे समझ रही हैं। हीटर मेरे पास रखा हुआ था, आप हीटर के पास बैठना चाहती थी, इसलिए आपने मुझे धक्का मार दिया। ये चीजें तो मैं भी बोल सकती हूँ, क्योंकि धक्का तो मुझे भी लग रहा है। इसका मतलब तुम भी मुझे गिराने की कोशिश कर रही थी। मैंने आपको धक्का आपको बचाने के लिए मारा, ताकि मैं गिर ना जाऊं, लेकिन आपने मुझे गिराने के लिए ही मारा। आप दोनों चुप करिए। आप लोग अपनी लड़ाई के चक्कर में ये तो भूल ही रही हैं कि माँ जी यहीं बैठ के खाना खा रही थी और आप लोगों के धक्का मुक्की के चक्कर में उनकी थाली जमीन पे गिर पड़ी। अब क्यों शांत हो गई तुम दोनों? और लड़ लो। एक काम करो, हीटर उठाकर अपने मुंह पर रख लो। कम से कम कुछ दिनों के लिए मुंह तो बंद होगा तुम सबका। खाना तक जीना हराम करके रखा हुआ है तुम सबने। पता नहीं कभी किसी घर में सुकून आएगा भी या नहीं। माँ जी रुकिए, ऐसे आधा पेट खाकर मत जाइए। मैं अभी आपके लिए दूसरी थाली में खाना लेकर आती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तुम लोगों का आपसी प्यार देखकर मेरा पेट भर गया। अगर जल्दी ही तुम लोगों ने अपनी आदतों में सुधार नहीं लाया ना, तो मुझे मजबूर होकर ये घर छोड़कर आश्रम में ही रहना पड़ेगा। नहीं माँ जी, आपको घर छोड़ के जाने की क्या जरूरत है? जाना है तो ये लोग जाए जो हमेशा आपस में लड़ती रहती हैं। वैसे कम तो कुछ तू भी नहीं है, इसलिए तुम भी अपना मुंह ही बंद रखो। कसर किसी ने नहीं छोड़ी है परेशान करने में। लीला गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। बाहर पहले से ही ठंड हो जाती है। बारिश होने के कारण ठंड और ज्यादा बढ़ जाती है। सुबह सुबह अनीता नहा धोकर आती है और हीटर चलाकर बैठ जाती है। कोई भी इतनी ठंड में घर का काम करने को तैयार नहीं होता। आज बाहर बहुत ठंड हो रही है। आज तो मैं हीटर किसी को नहीं देने वाली, फिर चाहे कोई कितना भी लड़े। जेठानी जी, जल्दी से हीटर दीजिए। ठंड के मारे तो मेरी जान ही निकल रही है। एक तो पहले से ही इतनी ठंड है, ऊपर से ये बारिश तो जान ही ले रही है। रानी, मैं तुम्हें ये हीटर नहीं दे सकती हूँ। आज बहुत ठंड है। जिसे ज्यादा ठंड लग रही है वो मेरे कमरे में बैठकर अपने हाथ सेक सकता है। आप बहुत ही चालू हैं जेठानी जी। आपने तो अपना कमरा गर्म कर लिया, अब आपको तो पूरे दिन ठंड नहीं लगेगी, लेकिन हमारा कमरा तो ठंडा रहेगा ना। इसलिए आप ये हीटर मुझे दे दीजिए, वरना अभी कीर्ति भी आ जाएगी मांगने के लिए। कोई भी आए, आज मेरा हीटर किसी को नहीं देने वाली हूँ मैं। ऐसे कैसे नहीं दोगी जेठानी जी? ये मत भूलिए, ये हम पांचों बहुओं का हीटर है, इस पर हम पांचों का हक है। ये क्या किया तुमने? वो जो सही है। बहुत देर से आपने हीटर के मजे लिए, अब हमारी बारी है। आपका नहीं, अब मेरा समय हो गया है।
आपने अपना समय बात करने में बर्बाद कर दिया। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। मैं ऐसे ही करूंगी जेठानी जी, क्योंकि हर चीज में मेरा भी हक बनता है। कीर्ति हीटर उठाकर अपने कमरे में लेकर चली जाती है। रानी और अनीता उसे देखती रह जाती हैं। तभी अनीता रानी से बोलती है, हम दोनों इससे बड़ी हैं, लेकिन इसने हमारी बात को इनकार करके हमारे आगे से हीटर लेकर चली गई। हाँ जेठानी जी, इसे अब बताना ही पड़ेगा। इससे पहले हम आए हैं इस घर में और हक ये जता रही है। तो यहाँ खड़े होकर क्या सोच रहे हैं? चलना चाहिए उसके पास हमें। बिल्कुल चलिए ना। रानी और अनीता कीर्ति के कमरे में जाती हैं और देखती हैं कि कीर्ति आराम से हीटर चलाकर अपने हाथ पांव सेक रही होती है। कृति, ये हीटर मुझे वापस करो। तुम्हें अगर ज्यादा ठंड लग रही है तो जाके अपने माता पिता को बोल दो कि तुम्हारे लिए एक हीटर भिजवा दे। बिल्कुल सही कह रही हैं जेठानी जी। एक काम करिए जेठानी जी, ये बात आप अपने माँ बाप को बोल दीजिए, क्योंकि ये हीटर मेरे पति लेकर आए हैं। इस नाते तो इस हीटर पर सबसे ज्यादा हक मेरा ही होगा। इस घर में जो भी आता है वो हमारा होता है, मेरा और तुम्हारा नहीं। इसलिए ये ताना दोबारा मत मारना। रानी हीटर का स्विच बंद करने चलती है, तभी कीर्ति उसका हाथ पकड़ लेती है, जिसके चलते सबके बीच में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। उनकी लड़ाई की आवाज घर के बाहर तक चली जाती है और उनके पड़ोसी उनके घर में घुस जाते हैं। लेकिन वो तीनों इस बात से अनजान थी, क्योंकि वो कमरे के अंदर थीं। तभी कीर्ति का पति पुनीत बैग लिए वहां आता है। तुम सबका दिमाग खराब हो गया है क्या? लड़ने में इतनी बिजी हो चुके हो कि पल्लू में लगी आग भी दिखाई नहीं दे रही है। पुनीत जी, आप कब आए? सोचा था अचानक से आकर आप लोगों को सरप्राइज दूंगा, लेकिन यहाँ आकर तो मुझे खुद ही सरप्राइज मिल गया है। तुम सबकी लड़ाई के चलते पूरा मोहल्ला अपने घर के अंदर घुस चुका है। जाकर देखो। ये क्या कह रहे हैं देवर जी आप? सच बोल रहा हूँ। वैसे ये लड़ाई किस बात की हो रही है? पुनीत जी, ये लड़ाई एक हीटर की वजह से हो रही है। हाँ, माँ ने मुझे बताया था कि एक हीटर की वजह से पांचों के बीच में लड़ाई होती रहती है। गलत ही क्या कहा था? अब तो तूने अपनी आंखों से देख लिया। बेटा, इन पांचों को हीटर के चलते लड़ते देखकर मैं तो दुखी हो गई हूँ। वैसे माँ, ये हीटर मैंने आपके लिए भिजवाया था। अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, तो इसका होने से कोई फायदा नहीं है। पुनीत कुछ दिनों बाद हीटर अपने गांव भिजवा देता है, जिसके बाद ना ही घर में हीटर होता है, ना ही पांचों के बीच में लड़ाई होती है और लीला को अपने घर में शांति भी प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।